हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने ऑफिशियल सिलेबस को देख लिया होगा। तो देखकर आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी? काफ़ी टेंशन देने वाली सिलेबस है और ये सिलेबस जो जैक ने सितंबर माह में एग्ज़ाम करवाने की तैयारी की है, तो ये सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगी तो क्या एग्ज़ाम दोगे? तो कल जो जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं जो जेटेट से संबंधित अपने वर्क करते हैं, तो वे अपील की है कि सभी कल जैक ऑफिस आए। जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड या झारखंड से बाहर तैयारी करने वाले, वो जैक ऑफिस आए और सिलेबस को कम करने की मांग करें। तो आज मैं ये अपने क्वेश्चन की ओर आती हूँ और ये मिक्स क्वेश्चन मैंने एसएसटी का लेके आया है, पर ये टॉपिक से संबंधित है जो सिलेबस में दिया हुआ है हर्ष को पढ़ने के लिए, है ना। गुप्तोत्तर काल, ये हर्ष किस काल से है? गुप्तोत्तर काल से है ना। गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त काल के पतन के बाद जितने राजवंश का उदय हुआ उसमें हर्षवर्धन था, है ना, पर पुष्यभूति वंश भी था। तो अब पढ़ते हैं पुलकेशिव द्वितीय के, मैंने तो आंसर का हिंट्स दे दिया है, फिर भी चलो। पुलकेशिव द्वितीय ने उत्तरापथ के किस शासक को परास्त किया? उत्तरापथ, है ना, उत्तरापथ के किस शासक को परास्त किया? देखो ये था, ये उत्तरापथ के किस शासक को परास्त किया? हर्ष, गोविंद चंद्र, मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष, है ना। हर्ष क्या था? ये पुष्यभूति वंश का शासक था, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश का जिसका प्रारंभिक, देखो पुष्यभूति वंश का शासक जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है ना। तो ये पुष्यभूति वंश के जो थे उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर में, और जो दूसरी राजधानी बनी जब हर्षवर्धन शासक बना, है ना, उसके बाद इसकी राजधानी बन गई थी कन्नौज। इसकी राजधानी बन गई थी कन्नौज। और कन्नौज जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है और हर्षवर्धन का काल एक स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। और फैक्ट्स मैं बताती हूँ कि हर्षवर्धन के काल में ही कौन आया था? कौन सा एक चीनी विद्वान आया था? तो ये ह्वेनसांग आया था। ये याद कर ले, काफी पूछा जाता है। ह्वेनसांग ये चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। वो बौद्ध से संबंधित कुछ अपने जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के मकसद से यह भारत आया था, है ना। तो चलो, और इसकी प्रमुख पुस्तक है, बताओ। तो इसकी प्रमुख पुस्तक है CU की, ठीक है। तो इतने फैक्ट हो गए, तो इसे भी आप लोग याद कर ले। और इसका कार्यकाल जो पूछा जाता है, हर्षवर्धन का कार्यकाल था 606 ईस्वी से 640 तक, है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, देखो अगला क्वेश्चन ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त युग
किसे गुप्त युग का सबसे महान, देखो ये डबल बार आ गया, सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ एवं ज्योतिष का आचार्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वराहमिहिर को, आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को या नागार्जुन को? बोलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है। और आप लोग तो जानते हैं आर्यभट्ट किस लिखा था? आर्यभट्टिका। आर्यभट्टीय लिखा। ठीक है। तो आप लोग लिख लिए आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय, जो खगोल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है ना। जो खगोल शास्त्र से है। अब नेक्स्ट चलते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि वराहमिहिर की कौन सी पुस्तक लिखें। ये आपको मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में बताया था और इसकी पुस्तक के बारे में भी बताया था। आप कितनी पढ़े हो तो वो जरूर बताना कि वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है प्रगतिहासिक या बोलेंगे प्रगतिहास, है ना। हासिक काल भी लिख सकते हैं या प्रगतिहास भी लिख सकते हैं। से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति की, ऑप्शन ए, ये 3rd नंबर है क्वेश्चन। पृथ्वी की उत्पत्ति की एवं विकास, मानव के उद्भव एवं विकास, वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं विकास, मृदा और जल संसाधनों की उत्पत्ति एवं विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में मानव का विकास हुआ था, है ना। अब है 4th नंबर। 4th नंबर क्या है? डलहौजी। ये डलहौजी की हड़प नीति के बारे में तो आपने सुना होगा, है ना। और डलहौजी काफी, जो हम लोग आधुनिक युग में वायसराय या तो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें डलहौजी हमें हमेशा याद रहती है। और ये एनसीईआरटी में भी डलहौजी के बारे में हमें काफी पढ़ना है। तो ये डलहौजी की हड़प नीति काफी चर्चित है। साथ ही साथ जो रेल के आविष्कार में, है ना, रेल के आविष्कार में या रेल तार, ठीक है, ये सब के भारत में प्रचलन में जो डलहौजी का ही योगदान है। ठीक है। तो अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों, है ना, डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था? जब हड़प नीति को किस राज्य को डायरेक्टरों की एक जो टीम थी, सभा थी, उसमें किस राज्य को हड़पने की अनुमोदन नहीं दिया था? तो अनुमोदन मतलब स्वीकृति नहीं दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबल तो थी, संबल, सतारा और उदयपुर ये थे, ये करौली नहीं थे। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। तो अगला है, बाकी मैं सारे को मिटा देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। इसका सही आंसर है अनुमोदन नहीं दिया था करौली को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे? सबसे अधिक किस गवर्नर जनरल के? तो अभी मैंने बताया था कि सबसे चर्चित गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी, है ना। डलहौजी ने ही, है ना, रेल चलाए या तार, है ना, संचार का माध्यम जो तार है उसको भी लाया। ठीक है। अब ये बताएं कि सबसे पहले जो रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? आपको अगर ये पता है तो आप ये जरूर बताएं कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। अब नेक्स्ट है, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857, आपने तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब मैं टॉपिक 22, है ना, इतिहास, नागरिक और भूगोल,
के टॉपिक वाइज, साथ ही साथ जो हमारा शिक्षा शास्त्र है ना, उससे भी संबंधित मैं अपने चैनल में लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर, और टॉपिक वाइज जो डिटेल में बताऊँगी भी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं, है ना। आप लोग के सहयोग से ही इस चैनल को ग्रो करने का मौका मिलेगा, और मैं पूरे तन मन से इस चैनल को मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। और डिटेल में अगर आप जैसा कहोगे, अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, या अगर सिर्फ वन लाइनर इस केवल आंसर बता के जाने कहोगे तो मैं केवल आंसर बता के जाऊंगी। तो ये आपको, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस प्रकार की या तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या वन लाइनर पढ़ के बस आंसर बता के निकल जाने को, तो आप ज़रूर लिखें। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कहा था, किसने क्या कहा था? देखो, यह ना तो प्रथम है ना, यह ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, और ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो यह किसने कहा था? ये कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.सी. मंजूमदार ने यह क्या कहा था, है ना। देखो ट्रिक क्या हो गया कि मंजूमदार जी थे, जो मंजूमदार थे, ट्रिक क्या है, मंजूर नहीं किया, है ना। मंजूमदार जी ने मंजूर नहीं किया क्या, ना 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 ना, कुछ भी ना, मंजूर नहीं किया, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्र। तो ये ट्रिक है, सब में वो ना किया। मंजूमदार जी मंजूर नहीं किया, न, है ना। मंजूर का ही नेगेटिव शब्द क्या है, न, मंजूर नहीं करना, मंजूर ना। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के द्वारा, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन है, आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये बताएं। ऑप्शन कश्मीर घाटी, ऑप्शन बी बेलन घाटी, ऑप्शन सी नेपाल की तराई, ऑप्शन डी ऊपरी गंगा मैदान। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेलन घाटी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा पाषाण काल, मैंने जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखें कि पूरा पाषाण से संबंधित मैंने इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कैसे आप कहोगे कि ये पूरा पाषाण काल है ना। हमारे जो इतिहासकार है वो किस कारण 3 काल में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो किस, इनके अपने अपने लक्षण होंगे तभी ना बांटा है। तो इसी के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिटेल से बताया है। तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखें। तो देखो, पूरा पाषाण युग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो देखो, अधिकांश आरंभिक पूरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है, सही बात है। पहले हमारा जो पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका था, है ना। उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो वातावरण में परिवर्तन होने लगे और यह गर्म होने लगा, है ना। धीरे धीरे इसकी जलवायु में परिवर्तन हुई, तब भी वो पूरा पाषाण से मध्य आया, मध्य से नव आया। तो ये पूरा पाषाण का पूछा गया कि हिम युग से गुजरा था, है ना। अब दूसरा है, आरंभिक पूरा पाषाण के स्थल पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो चलो आगे देखते हैं। आरंभिक पूरा पाषाण के औजार बिहार के चिरांद में पाए गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हस्त कुठार द्वितीय हिमालय अंतर हिमा प्रवर्तन के समय के जमाव में मिले हैं, है ना। तो हस्त कुठार यानी कि हाथ से ऐसे करके पकड़ा हुआ रहता था और इधर से वार किया जाता था, है ना। इसी को हस्त कुठार बोला जाता है। तो ये देखो, ये हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है। तो ये बिहार से हमें क्या मिला है? बिहार के चिरान से हमें कपाल मिले हैं, है ना कि औजार। मानव कपाल मिला है, मानव कपाल मिला है। ठीक है। तो इसका जो सही नहीं है ये हो जाएगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं। मध्य पुरापाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। और आप लोग ये इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सहायक आचार्य में इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे कि ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे 3-4 इतने लंबे लंबे, और उसी को टिक करना था। तो आप लोग घबराए नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और बहुत ही सिंपल है, एक बार मध्य पाषाण काल के विशेषता पढ़ जाओगे ना तो आराम से ये सब सही हो जाएंगे। तो देखो, तो ये देखो क्या कहा है, कथनों पर विचार करना है। तो इसका क्या करना है, उपयुक्त कथन को सही करना है। तो पहला है ऑप्शन, इस युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था, है ना। मध्यकाल में क्या, मध्य पुरापाषाण में क्या था कि पत्थर की जो ये पत्थर है, तो ये जो सल की ये पपड़ी होती है ना, ये पपड़ी, तो ये तो चाकू की तरह हो जाती है ना। तो उसी को कहा जाता है कि ये पपड़ी की बनी होती थी। तो सही बात है। अब फलक, वेदनी, छेदनी तथा खुरचनी पपड़ी से बने औजार थे। तो ये भी सही है। ये फलक क्या है, ये फलक इधर से निकला हुआ है, तो ये एक तरह से फलक ही हुआ यहाँ से, है ना। और भेदनी यानी मतलब छेद होता था, इस तरह का रहेगा, तो इसमें इधर से इधर पूरा ये चाकू की तरह हो जाएगा, तो इसीलिए भेदनी कहा गया है, छेदनी और खुरपनी, ठीक है, वो पपड़ी से बने औजार थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण, है ना, या माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग, माइक्रोलिथ का औजार का प्रयोग तो नहीं हुआ था, ये तो माइक्रोलिथ का तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, है ना। ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। माइक्रोलिथ का प्रयोग मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल दिया हुआ है। नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस युग के लोग पॉलिशदार, नवपाषाण काल है ना, यानी कि न्यूलिथिक, ठीक है, न्यूलिथिक भी आप याद रखेंगे। तो इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग करते थे, लोग कांस की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक का उपयोग हुआ। तो देखो ये बिल्कुल सही है। ये तो इसका नहीं पूछा गया है, तो इसमें ये हो जाएगा कांस्य की कुल्हाड़ी कहाँ मिलेगी। कांस्य की कुल्हाड़ी तो कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है ना। तो हड़प्पा में ही ना कांस्य का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो ये तांबा और टीन मिलाकर, तांबा प्लस टीन मिलाकर, है ना, ये कांसा का प्रयोग, कांसा बनाया जा रहा था, तो ये तो गलत हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि लोग कांस्य की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल गलत है ना। नवपाषाण, पाषाण का काल पूछा गया है, यानी कि अभी यहाँ पर धातु प्रयोग नहीं हो रहे हैं, ठीक ना। तो ये पॉलिश वाले पत्थर, ये सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखो अगला क्वेश्चन है। अब मैं कुछ, इससे पहले मैं नवपाषाण काल से संबंधित मैं कुछ फैक्ट बता देती हूँ ताकि आप लोग को ध्यान में रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बहुत सारे स्थल, नवपाषाणिक स्थल, है ना। मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, ये भी आप लोग को क्वेश्चन में आएंगे। तो देखो प्रमुख स्थल हैं, देखो ये है, पहला स्थल है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहाँ है, ये है तमिल में, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लें, पय्यमपल्ली, है ना, तमिल, इसमें भी ल है, इसमें भी ल है, पय्यमपल्ली। और दूसरा है बुर्ज होम, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत सारे ये नवपाषाणिक स्थल दे दिए जाएंगे और एक दे दिया जाएगा कि
मध्य पाषाणिक स्थल, है ना, या तो हड़प्पा स्थल दे दिया जाएगा और आप लोग को चुनना है कि कौन सा नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट है महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ है? यूपी में, है ना। और गुफ्रक्राल, गुफ्रक्राल, है ना, ये कहाँ है? ये भी है जम्मू कश्मीर में। और देखो इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मेहरगढ़ ना। ये मेहरगढ़ कहाँ है? ये बताओ, ये जल्दी बताओ, मेहरगढ़ कहाँ है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। तो और ये मेहरगढ़ सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। और खेती करने के साक्ष्य भी यहीं से सबसे पहले मिले थे, है ना। वैसे तो कोल्डी हवा से भी मिले हैं, कोल्डी हवा से भी साक्ष्य मिले हैं गेहूं और जौ उगाने के, यानी कि फसल उगाने के साक्ष्य कोल्डी हवा से भी मिले हैं। और जानवरों, चावल के साक्ष्य भी कोल्डी हवा से ही मिले हैं, है ना। खेती करने के साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो अगर खेती करने के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो जो सबसे अभी निकट के जो खोज हुई है वो कोल्डी हवा से हुई है। नहीं तो पहले मेहरगढ़, अगर कोल्डी हवा है तो सबसे पहले आप कोल्डी हवा लगाओगे, और नहीं तो फिर अगर मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ लगाओगे। ठीक है। और एक फैक्ट जान लो कि कोल्डी हवा से ये हो गया कोल्डी हवा, है ना, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डी हवा कहाँ है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखो, आप अगर नहीं जानते हो तो मैं ही बता देती हूँ कि कोल्डी हवा यूपी में है। ठीक है। और जो मेहरगढ़ से और एक फैक्ट देख लो कि यहाँ पर एक मृतक के साथ, है ना, एक मृतक के साथ कुत्ते नहीं, बकरी को दफनाया गया है ना, बकरी को दफनाया गया है। ठीक है। और जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पर है? बोलन दर्रे पर है। तो चलो, अब इतने सारे फैक्ट हो गए। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि पयमपल्ली कहाँ है? तमिल में नौपाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम है, महागढ़ा है जो यूपी में है ना। गुफ्रक्राल है, जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो देखो, ये सबसे पहले हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर से 2 हो गए हैं, गुफ्रक्राल और बुर्जहोम नौपाषाणिक स्थल। तमिल से 1 है पयमपल्ली, और यूपी से 2 है महागढ़ा और कोल्डी हवा, और 1 है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। अब नेक्स्ट है, रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते थे? शीतोष्ण वनीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जलवायु में, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, या उष्ण वनीय क्षेत्र में। तो रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते हैं? देखो, ये ज्योग्राफी से है ना, ज्योग्राफी से है। और कृषि भी पढ़नी है, जो आपका न्यू सिलेबस भी जारी हुआ है वहां पर कृषि बागान भी पढ़नी है ना, कृषि और बागानी भी पढ़नी है। तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण वनीय क्षेत्र में ना। रबड़ के बागान उष्ण वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा अभी रबड़ होता है थाईलैंड में, है ना। सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में। अब देखो, अफ्रीका में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, वहां पर सबसे अधिक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो अफ्रीका के बारे में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घाना, अंगोला, ग्वाटेमाला या जमैका। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा घाना क्षेत्र में नारियल का उत्पादन होता है। और ऐसे पूछा जाए ओवरऑल पूरे मतलब फर्स्ट नंबर पर नारियल के उत्पादन में कौन सा देश है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया हो जाएगा सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने में। अब देखो, ये बागानी कृषि
से आ गई है। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो विश्व में सबसे अधिक बागानी कृषि का विकास सबसे अधिक कहाँ हुआ? दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। देखो ऑप्शन क्या है? दक्षिण एशिया, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिणी अफ्रीका और डी मध्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया। तो दक्षिणी पूर्व एशिया कहाँ हो जाएगा? देखो मान लो ये इंडिया है ना, तो ये इधर जितने भी कंट्री हैं, इंडोनेशिया, जकार्ता है ना, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब दक्षिणी पूर्व एशिया है ना, ये दक्षिण में और ये पूर्व में। तो दक्षिणी पूर्व एशिया हुआ ना, दक्षिणी पूर्व, तो ये सब ही है। यहीं पर सबसे अधिक बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है ना। अब देखो, देश के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में, यह भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देश के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पार्क पाई जाती है ना, ये पाई जाती होगी, वनस्पति पाई जाती, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है देश के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में, है ना। जो पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट है ना। पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देखो, पर्णपाती पतझड़ वन, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? पर्णपाती पतझड़ वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी आर्द्र पर्णपाती वन और ऑप्शन डी कंटीली वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो इधर से दो जो मानसूनी हवाएं चलती है और तो ये काफी वर्षा यहाँ पर करवाती हैं, ठीक है। ये जो पर्वत से ये टकरा कर यहाँ पर काफी वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जलवायु से संबंधित है ना, वनस्पति, हमारी जलवायु और वनस्पति का टॉपिक है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र पर मिलने वाली वनस्पति, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वहां पर मिलने वाली जो वनस्पति है, जो मैंने आप लोग को बताया था, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर मिलने वाली जो वनस्पति है ना, वनस्पतियों पर मुख्य रूप किस कारक का नियंत्रण पाया जाता है? तो देखो, दक्षिण के पठारी क्षेत्र पर मिलने वाली वनस्पतियों पर मुख्य रूप से किस कारक का नियंत्रण पाया जाता है? मिट्टी की प्रकृति, वर्षा की मात्रा, भूमि की ढाल या तापमान। तो आप समझोगे कि क्या ये भूमि के ढाल पर निर्भर करती है कि, यानी कि इंडिया का मैप ऐसे है तो ये ढाल की वजह से हो सकता है, तो ये नहीं है ना। मिट्टी की प्रकृति, ये भी निर्भर होता है। सबसे अधिक मुख्य रूप से पूछा गया है, ये सबका भी अपना अपना योगदान है, लेकिन वनस्पति का मुख्य रूप से, है ना। तो वर्षा नहीं होगी तो कोई भी वनस्पति पनपेगी, तो यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? नियंत्रण पर होती है, वर्षा की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष उष्ण प्रदेश की मौसमी वनों में पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष के बारे में पढ़ना है आप लोग के, कि उस जैसे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, है ना। शुष्क क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आप लोग को पता है कि हमारा जो झारखंड का क्षेत्र है वो कैसा है? शुष्क कटिबंधीय पतझड़ वन यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर साल, महुआ, है ना, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जो झारखंड में है ये शुष्क है, तो यहाँ तो चले,
तो देखो साल, महुआ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। और झारखंड में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं ना। पतझड़ उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है ना। ये भी पढ़ना है। झारखंड की जलवायु भी आप लोग के सिलेबस में है, तो ये भी आप लोग को पढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी उष्ण प्रदेश के मौसमी वनों में, है ना। मौसमी वनों में ये सब वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी, एबोनी या रोजवुड। तो चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, है ना। चंदन की लकड़ी है वो सबसे अधिक तमिल आंध्र प्रदेश में चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। ये जो नीचे का क्षेत्र है वो तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में अधिक चंदन की लकड़ी, एबोनी, रोजवुड, है ना, काफी ये रोजवुड, है ना, काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? देखो ये पूर्वी घाट है, तो यहाँ पर पहाड़ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नामुड़ी, दोदा बेटा। देखो पहला है अन्नामुड़ी, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, नीलगिरी और महेंद्रगिरी। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। तो याद रखें कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा। अब देखो ये खनिज का गोदाम, है ना, खनिज का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्य पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग कि खनिज के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? तो गोदाम घर के नाम से जाना जाता है कितना? छोटा नागपुर का पठार, है ना, इसे जाना जाता है। तो 40% जो खनिज हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। पूरे इंडिया, है ना, पूरे भारत का जो खनिज है उसमें 40% झारखंड में पाए जाते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा गरीब राज्य हैं, है ना, और सारे मिनरल्स दूसरे राज्य चले जाते हैं और वहां पर प्रोडक्शन होकर अच्छा उसका उत्पादन करते हैं, और यह बस नाम का केवल गोदाम घर रह जाता है ना। तो इसका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा इसका सही आंसर। तो और नेक्स्ट की ओर चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के सेल समूह पाया जाता है? तो किस प्रकार के सेल समूह पाया जाता है? आर्कियन, देखो पहला ऑप्शन ए है आर्कियन क्रम के आर्कियन सेल समूह, दूसरा है बेसाल्ट सेल समूह, तीसरा है कुडप्पा सेल समूह और चौथा है धारवाड़ सेल समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक सेल समूह पाए जाते हैं आर्कियन क्रम के। जो झारखंड में सबसे अधिक आर्कियन क्रम के सेल समूह के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? आर्कियन क्रम में सबसे अधिक कोयला, है ना, कोयला है वो आर्कियन सेल समूह में ही पाए जाते हैं, और धारवाड़ में लोहा। ठीक है, अब छोटा नागपुर पठार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर पठार है क्या है? एक अग्रहारी, एक गर्त, एक पदस्थली या एक संप्राय भूमि, है ना, क्या है ये? एक संप्राय भूमि क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा एक संप्राय भूमि। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा जो हड़प्पा से लिया गया है। तो देखो, और हड़प्पा से संबंधित यह क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले भी मैंने हड़प्पा से काफी क्वेश्चन करवाया है, तो पिछला वीडियो जाकर देखें। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है और वो फैक्ट बेस्ड भी है। तो फैक्ट भी आप लोगों को मिलेगी और कॉन्सेप्ट भी। तो अभी इतने लंबे सिलेबस की तैयारी करना आसान नहीं है, तो आप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चुन चुन के आप लोगों को डिस्कस किया है। तो चले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, ये लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नगरों की जो विशेषता थी उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो सही बात है, दो या उससे अधिक में। एक धौलावीरा एक जगह है, धौलावीरा, उसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है ना। ठीक है, सामान्यतः ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा स्थल है जिसे 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, 3 हिस्सों में। तो वो धौलावीरा, इसे भी आप लोग याद कर ले, धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा। जो सामान्यतः जो ये तो पूर्वी भाग था, है ना, और ये पश्चिमी भाग था। ठीक है, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो उसमें क्या होता है, पश्चिमी भाग छोटा, जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, छोटा है। तो इसे मैं बड़ा बना लेती हूँ। ठीक है, ये छोटा था। ठीक है, फिर से मैं बना देती हूँ। ठीक है, इसे मैं फिर से लिख दे रही हूँ। देखो, धौलावीरा ऐसी जगह थी, धौलावीरा ऐसी स्थल है जो 3 हिस्सों में बटा है ना। बाकी जो जितने स्थल हैं वो 2 हिस्सों में हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन है सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा है। जो पश्चिमी भाग था, देखो ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग क्या था, छोटा, ये पश्चिमी भाग छोटा था ना, ये छोटा था, और पूर्वी भाग था बड़ा, है ना। लेकिन ऊंचाई पर, और जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था, है ना, पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर था इसके मुकाबले, और पूर्वी हिस्सा बड़ा, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में, मतलब ये इस टाइप का था कि ये ऊंचाई पर था और ये निचले इलाके थे। ठीक है, और ये ऊंचाई में था, है ना। तो ये निचले इलाके थे, ये निचले इलाके, और ये ऊंचाई पर थे, ऊंचाई पर था लेकिन छोटा था। तो ये बात सही है, ये सही बात है हड़प्पा के लिए। और थर्ड है पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग, देखो यहाँ पर राजा लोग रहते थे, है ना, राजा सामंत वगैरह ये ऊंचाई वाले जगह में रहते थे, जबकि जो व्यापारी काम कर या तो कर्मकार काम करने वाले, है ना, वो सब ये निचले इलाके में रहते थे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कर्मकार या तो काम करने वाले, है ना, ये सब निचले इलाके में रहते थे। तो देखो ऊंचाई भाग में नगर दुर्ग, ऊंचाई भाग को क्या कहा गया, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, ये भी सही है। अब डी है इसके दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई है। तो ये तो सबसे पहले कि ये कच्ची ईंटें हड़प्पा सभ्यता में मिले ही नहीं है, यहाँ पर पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन में क्या पूछा है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें बनाई गई हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताती हूँ। तो फैक्ट क्या है, तो उसे आप लोग नोट करें या तो याद करने की कोशिश करें। आप लोगों ने तो ये धौलावीरा को तो याद कर लिया होगा कि ये 3 हिस्सों में बटा है। अब देखो कुछ मैं हड़प्पा के बारे में फैक्ट बताती हूँ, है ना। तो देखो सबसे पहले ये
हड़प्पा स्थल क्या था? ये बताओ, हड़प्पा स्थल किसी को पता है कि हड़प्पा स्थल कैसा था? तो ये आप कमेंट में जरूर बताएं कि हड़प्पा स्थल किस तरह का था। तो ये था ये देखो, यहां से मैं शुरू करती हूँ। ये त्रिभुजाकार था, हड़प्पा स्थल त्रिभुजाकार था, इसे भी याद कर ले, त्रिभुजाकार था। और ये इस तरह बटा हुआ है, ठीक है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और पश्चिम में क्या है? सुर का, फिर से मैं लिख देती हूँ, सुर का गेंडोर, सुर का गेंडोर, है ना। और उत्तर में क्या है? मांडा, उत्तर में क्या है? मांडा। और दक्षिण में क्या है? द से दैमाबाद, दैमाबाद, ये हो गया। तो आलमगीरपुर, मांडा, सुद का गेडोर और दैमाबाद। दैमाबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। और एक फैक्ट यहां से जान लो, याद कर लो कि महाराष्ट्र में के पटने से महाराष्ट्र के पटने से एक शुतुरमुर्ग का अंडा प्राप्त हुआ है ना। जिसमें क्या है? इसमें चित्रकारी की गई है, और ये पूरा पाषाण काल का अवशेष है। ये कब का अवशेष है? पूरा पाषाण काल का अवशेष मिला है पटने से, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, उसमें चित्रकारी भी की गई है। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये सुद का गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में, ठीक है। सुद का गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में, ठीक है। तो फिर से याद कर लो कि पूर्व में है आलमगीरपुर, है ना, जो यूपी में है। पश्चिम में है सुदकांगेंडोर, जो बलूचिस्तान में है। और उत्तर में है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के पटने से, जो ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, एनसीईआरटी में इसकी पूरी चर्चा की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लेना। ये 6 क्लास के एनसीईआरटी में, मुझे लगता है 6 क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है, आगे मैं वीडियो लाऊं, इसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखना कि आप लोग को अच्छी लगी। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप टॉपिक वाइज चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज लाऊंगी, जो जैक ने अपने सिलेबस में जारी किया है। तो एक दिन मैं कल ही एक डिटेल सिलेबस लेके आऊंगी जो जैक द्वारा दी गई है, और उसकी पूरी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक किस जगह का है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।